कामरान बुखारी साहब, अभी हम बात कर रहे थे साउथ एशिया के तनाज़र में जो वहाँ पर तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं या वहाँ पे जो हालात रूनुमा हो रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे रूस के यूक्रेन पर हमला के तनाज़र में, जिसको 3 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, और जानना चाहेंगे कि ये मसला किस समत बढ़ रहा है। देखिए, 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने खुल के चाइना को कहा है कि आप किसी किस्म की मदद रूस को ना दीजिए, जिसका साफ मतलब है कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को ये इंडिकेशन मिली है कि चाइना उनकी मदद कर सकता था। इस पे आप कैसे रोशनी डालेंगे? ये देखें, वो फिर वही बात है ना कि बयानात जो हैं वो बहुत ज्यादा भी अगर जो है वो कोई हम रोशनी डालते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको ये बताते हैं कि हाँ भाई गुफ्तगू क्या हो रही है। ज्यादातर बयानात ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। हकीकत ये है कि ये अमेरिका ने ये जो बयान दिया है, इससे पहले ही चीन कह चुका है कि भाई हम नहीं करना चाहते। चीन ने खुद अज खुद ये कह दिया है कि भाई हम इस तनाज़े में रूस की मदद नहीं करना चाहते, ये हमारे फायदे में नहीं है। उसकी एक सिंपल सी वजह है, दुनिया की इकोनॉमी डॉलर डिनोमिनेटेड है। ठीक है, चाहे अब कितना भी हम ये बाज गश खबरों में सुन लें कि जी अब सऊदी कह रहा है कि हम युआन में आपके साथ तेल की तजारत करेंगे चूंकि चाइना की करेंसी है। रियलिटी ये है कि कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बातें हैं करने वाली। हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर जो है जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर में होते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर ही को के ऊपर कौन ताजर का, हर मुल्क का, चाहे कोई जो है कितना भी अमेरिका के खिलाफ हो, ठीक है, वो डॉलर हासिल करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में कितनी एंटी अमेरिकनिज्म है, कितनी बात की जाती है कि चीन की तरफ हम झुकाव कर रहे हैं। चीन के युआन में ट्रांजैक्शन हो रही, खरीदा तो डॉलर ही जाता है ना। इसी तरीके से अगर आप ईरान को देख लें, कितनी ही मतलब वो एक तरह से हॉस्टिलिटी है ईरान की, वो वाली नहीं है जो पाकिस्तान की है। बहुत जो है टॉक्सिक लेवल तक की हॉस्टिलिटी है ईरान में की रियासत में और अमेरिका में। लेकिन ईरान क्या कहता है, वो मेरे जो डॉलर फंसे हुए मुझे निकाल के दे दो, मुझे मेरे डॉलर चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जब डॉलर डिनोमिनेटेड इकोनॉमी है और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में सैंक्शन लग जाते हैं और चीन जैसा मुल्क जिसके इन्वेस्टमेंट के ताने बाने और जो तजारत है और जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, मजाक तो नहीं है ना। तो अगर उनको अमेरिका उसके ऊपर जो है ना सैंक्शन लगा देता है, ठीक है, तो चीन का तो वाज़ेह नुकसान होगा। वो नहीं कर सकता तजारत फिर उन कंपनियों के साथ, उन लोगों के साथ जो रूस के हैं। और फिर ये है कि चले मैं और आप कनाडा अमेरिका में रहते हुए $4.5-5 भी गैलन को हजम कर जाएंगे कुछ हफ्ते महीने। ठीक है, हमारी सेविंग्स में से निकल जाएंगे, हमारा छोटा नुकसान होगा। आप सोचें कि चीन जो है वो अगर उसको वो सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहा है, खासतौर पे एनर्जी, ठीक है, उसका कितना नुकसान होगा। देखें, नुकसान रिलेटिव होता है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जिसका पूरा इकोनॉमिक मॉडल फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, क्योंकि देखें वरना जो रियासत है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे बेस्ड है उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है ना। वहां पे इतनी बड़ी आवाम जो 1.45 बिलियन की जो आवाम है वो जो है मतलब मुतमईन इसीलिए है ना कि उन सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। चीनी रियासत प्रोवाइड कर रही है, जिस दिन चीनी रियासत नहीं प्रोवाइड करेगी, कुछ माली मुश्किलात हो जाएंगे, तो फिर जो है वो पब्लिक अनरेस्ट का खतरा हो जाता है। वो जमाना जाता रहा कि जब आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, आप अपना इंटरनेट बना लें, आप अपना जो है गूगल बना लें, जो कि मतलब चाइना ने किया है। लेकिन आप जब आवाम जो है, आवाम में जो है बेचैनी आ जाए, और मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक बेचैनी की, वो आ जाए तो फिर वो क्या करेगी, वो मतलब कब तक भूखी मरेगी। और चीन की आवाम जो है उसको आदत नहीं है। चीन एक खुशहाल मुल्क है, उन मुल्क आमराना मुल्क है, आमराना निज़ाम है, लेकिन खुशहाली बरकरार रखी हुई है। उस खुशहाली में चीन उस पूरे जो निज़ाम के तहत जो चीन खुशहाली बरकरार रखता है अंदरूनी तौर पे,
उसके ऊपर किसी किस्म का भी कदगन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब रूस अमेरिका से अगर लड़ रहा है तो ये बयानबाजी की जा सकती है कि अच्छा है, चलो मगरब का नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत में चीन का नुकसान हो रहा है। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स में मुझे उनका नाम अब जो है वो याद नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ 4-5 दिन पहले लोग गूगल कर सकते हैं, एक बड़ी थिंक टैंक बीजिंग के अंदर उनके बड़े जो एक्सपर्ट, चाइनीज एक्सपर्ट ने एक ऑपेड पब्लिश किया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि हम रूस की इस जहरियत में उसका साथ नहीं देना चाहते, हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते। तो ये बातें कि चीन और रूस का ब्लॉक बन जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये मतलब खिलाई बातें। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं, एक तो ये मंडे था, उससे पिछला मंडे मैं जो है अटलांटिक काउंसिल में मैंने एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया जहां पे काजाख्स्तान के एम्बेसडर थे, और मुझे हैरत हुई सुन के। काजाख्स्तान, जैसे आप जानते हैं ताहिर साहब, रूस का बहुत बड़ा एलाय है, पड़ोसी मुल्क है। 20% आबादी लगभग जो है शुमाल की जानिब, वहां पर रूसी नजात के लोग हैं। काजाख्स्तान के एम्बेसडर ने खुले अल्फाजों में कहा कि जिन इलाकों की, यानी लोहांस्क और दोनेत्स्क की जो खुद मुख्तारी को तस्लीम किया है रूसी हुकूमत ने, हम उसका साथ नहीं देंगे। बहुत बड़ा बयान है, ठीक है। तो जो है ये हकीकत है, रियलिटी है यूक्रेन वॉर की। रशिया ने अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल दिया। रशिया जो है ने अपनी आप को फाइनेंशियली बहुत वीक कर लिया है। क्यों चीन उसका साथ देगा भाई? अगर तो रूस अमेरिका का और मगरब का कोई नुकसान करेगा, कर सकता है, ठीक है, हकीकत में तो चीन को खुशी होगी। लेकिन जो चीज आप चाहते हैं और जो चीज आप हासिल कर सकते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। तो ख्वाहिश तो जरूर होगी बीजिंग की कि हाँ भाई जो है वो, हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अमेरिका और मगरब को ब्लडी नोज दे दो। क्या रशिया इस पोजीशन में है कि वो दे सकता है? नहीं ना। तो चीन को भी पता है, चीन बेवकूफ नहीं। और जिस तरीके से ये मैं और आप शो से पहले हम ये बात कर रहे थे, जिस तरीके से रूस की मिलिट्री वीकनेस सामने आई है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है फौजी एतबार से। ना सिर्फ फौज, यानी मतलब एक फौजी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, हथियारों की जो डेवलपमेंट है उनकी भी बात कर रहा हूं। दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका के बाद। कितनी गंदगी कारकर्दगी उनकी जो सामने आई है। ये क्या पुतिन साहब चाहते थे कि ये एक्सपोज हो? वो भी एक्सपोज हो, और अब चीन को भी खबर मिल गई और ये लोग खुल के बात कर रहे हैं। क्या आपको बड़ा शौक है ताइवान पे जो है ना कब्जा करने का? जरा करके दिखाइए। आप तो इतनी बड़ी ताकत है भी नहीं ना। रूस तो बहुत बड़ी ताकत है आपके मुकाबले में, उनकी इंडस्ट्री आपसे बहुत बड़ी है, उनकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट आपसे बहुत बड़ी है। वो यूक्रेन मुल्क जिसमें उनका इतना इन्फ्लुएंस है, उसको नहीं कब्जा कर पा रहे, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। आपका पास तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में, ना बड़े इतने जहाज हैं, ना आपके पास इतनी कोई बड़ी नेवी है, कुछ भी नहीं है। आप क्या ताइवान पे कब्जा करेंगे? एक रियलिटी चेक हुआ है, यूक्रेन की जंग दुनिया के लिए एक रियलिटी चेक है, और हर उस मुल्क के लिए जो ये समझता है कि वो फौज को लेके फौजी तरीके से किसी अपने मफादात को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। आई होप कि दुनिया में ये लेसन लर्न किया जा रहा है। आई होप नॉर्थ कोरिया ये लेसन लर्न कर रहा है कि वो साउथ कोरिया के ऊपर इस तरह चढ़ाई नहीं कर सकता। आई होप चाइनीज को पता चल रहा है, रियलिटी चेक हुआ है कि हाँ भाई वो मतलब जिस तरीके से अपने बाजू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस तरह नहीं कर सकते। तो ये जो मेरे सामने तो ये हकीकत है। देखिए कामरान साहब, आपने बताया कि रूस का जो हमला है अब तक यूक्रेन पर, उसके जो नताइज हैं वो वाज़े तौर पर रूस की कमज़ोरी को एक्सपोज कर रहे हैं। चूँकि रूस फंस गया, यही वेस्ट चाहता था कि रूस किसी तरह से उस मैस में आ जाए, मगर इसका जो नुकसान है वो यूक्रेन को बहुत भारी उठाना पड़ रहा है। एक छोटा सा मुल्क है एज़ कंपेयर टू रशिया। आज ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमरीकी पार्लियामेंट से ख़िताब किया, कल उन्होंने कैनेडियन पार्लियामेंट से ख़िताब किया था,
और उनकी फ्रस्ट्रेशन भी हमें नज़र आती है। उन्होंने चंद रोज़ पहले नेटो के हवाले से भी कहा कि अगर आप हमें अपने अंदर ले ही नहीं सकते तो फिर काहे की आप पावर हैं। तो वो तो जाहिर है बहुत फंसे हुए फ्रस्ट्रेशन का इजहार करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन कहाँ पे खड़ा है? रूस तो चलिए एक्सपोज हो गया, मसाइल का शिकार हो रहा है। यूक्रेन कहाँ नज़र आता है? जो उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बयानात हैं अमेरिकन के साथ बातचीत करते हुए, कैनेडियंस के साथ, नेटो के साथ, उनको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया ताहिर साहब आपने। इसके दो पहलू हैं। एक एम्पिरिकल पहलू है, नंबर गेम है, ठीक है। तो और नंबर गेम मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि उनका फौजी, इक्तसादी, इलाकाई, उनके लोग कितने मारे गए, उनके जो है लोग कितने बेघर हुए हैं, कितने लोग जो है वो वहां से मुहाजिर होकर निकल गए हैं, ये सब बातों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कीमत यूक्रेन अदा कर रही है, यूक्रेन अदा कर रहा है। तो वो तो इससे तो कोई मतलब इसके बरक्स कोई हकीकत नहीं हो सकती थी। क्योंकि देखें, रूस चाहे कितनी भी मिलिटरीली कमजोर है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो यूक्रेन की तबाही फैला सकता था, और उसने किया है, ठीक है, तबाही फैली है। तो लेकिन रूस जीत नहीं सकता, मतलब उस तरीके से जिस तरीके से वो जीतना चाहता है। और जो भी वो जीतेगा, मैं आपके शो में पहले कह चुका हूं कि वो सी अब अज़ोव के जो साहिल पे जो इलाका जात है, जो दोनबास से लेके क्राइमिया तक चलते हैं, मैं समझता हूं कि रूस एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि वो जो भी मुज़ाकरात हो जाएं, जो भी हो जाएं, वहां पे उनका कुछ कब्जा वब्जा, असर रसूख कायम रहे। अगर लेट्स फर्ज कर लें कि शायद जो है इस पे सौदा हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो उधर से मार रहे हैं मिसाइल और बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, और मगरिब के एक अच्छा यार जो है इस नुकसान को से बचने के लिए यहां पे थोड़ी देर के लिए समझौता कर दो, ठीक है। वो बहुत बड़ी कीमत है रूस के लिए, क्योंकि रूस सैंक्शंस लगी रहेंगी रूस के लिए, और सैंक्शंस में वो पिस रहा है। और फिर अभी तो जंग की यूफोरिया है ना, कि जी नेशनलिज्म भी पीक हाई पर है। रूसी ज़राए अबलाग, रूसी हुकूमत, रूसी जो अवाम है उसको हाइप किया हुआ है कि देखें जी, हम जो है अपने मदर रशिया को, मगरब जो है उसके जो मनफी अजाइम है उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिफा कर रहे हैं हम। लेकिन जब जंग खत्म होती है तो रियलिटी सेट इन होती है, फिर उस बॉडी काउंट होता है, फिर पता चलता है कि अच्छा यार बैंक में पैसे नहीं है, फिर पता चलता है कि अच्छा यार ये अब तो ये भी मसला हो गया वो। तो रूस बहुत भारी कीमत अदा करेगा। इन द एंड रूस का एक, मेरे नजदीक, नेट नुकसान है। इलाका हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इलाके को कंट्रोल करना और किस कीमत पे आप कंट्रोल कर रहे हैं वो देखना बड़ा जरूरी है। अब आइए यूक्रेन की जानब। मैं समझता हूं इन द एंड यूक्रेन का नेट नफा होगा। क्यों नफा होगा? उनका नुकसान तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मासूम जानें जाया हो गई, उनके फौजी मारे गए, उनसे उनका कुछ इलाका छिन गया। लेकिन दुनिया की हमदर्दियां, दुनिया की इमदाद, चाहे वो नेटो में जाते हैं नहीं जाते, ईयू में जाते हैं, सदर ज़ेलेंस्की का इस तरीके से दुनिया के अंदर जो उनकी पजीराई हो रही है, जो उनको बैकिंग मिल रही है। अभी हमने अपने न्यू लाइन्स के मैगजीन में कुछ दिन पहले हमने एक काउंटर जो इंसर्जेंसी है, यूक्रेन की इंसर्जेंसी, बड़ी तफसील से हमने बयान किया किस तरीके से मगरबी ममालिक, बिलखसूस अमरीका, उसकी मुआवनत कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस, रात को मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया था। तो कहने का मकसद ये है कि यूक्रेन जो है उसका नुकसान हुआ है, मुआशी, मुआशरती, ठीक है। सदर ज़ेलेंस्की को ये खुद नहीं पता कि हो सकता है कि वो कभी मारे जाए, क्योंकि जिंदगी उनकी खतरे में है ना। रूस पूरी कोशिश करेगा उनको किसी तरीके से हलाक करने की, क्योंकि वो सिंबल है रेजिस्टेंस का। क्या आया वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अल्लाह को पता है। लेकिन कोशिश तो हो रही है। लेकिन इन दी एंड रूस का जितना भी फायदा हो जाए उसका नुकसान है नेट, और यूक्रेन का जितना नुकसान हो जाए इन दी एंड उनका फायदा होगा। क्योंकि मजीद जब आप एक दफा, पहले ये होता है कि हमला जब तक नहीं होता ना, जंग जब तक नहीं होती तो डर होता है,
अरे यार रूस है, दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है, ये चाहे तो हमें मलिया मेट कर दें, तो मतलब थोड़ा एक खौफ होता है। तो जब आपने देखा कि जंग हो गई, तो एक तो उसको आप अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगर दूसरी साइड की परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो, वो खौफ भी उस तरह नहीं रहता, वो अब आप इंटरनलाइज कर लेते हैं, पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो जो पहले खौफ था वो कहते हैं बस यही था, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो हम तो मजीद रेजिस्ट कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का जो जोश और वलवला होता है, जो अज़म होता है, और ये चीजें ट्रिवियल नहीं होती, मतलब स्टेट क्राफ्ट में बड़ा जरूरी होता है इनका, और कौमी सतह पे होना, तो वो फिर उसको मजीद तकवीत मिलती है जब आपके सामने दूसरी साइड जो है उसकी हकीकत उजागर हो जाती है, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। और फिर अगर आपको दुनिया से जो है इमदाद मिल रही है, फौजी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, हर तरीके से, तो मुझे बताएं वो फिर हुज ऑन द लूजिंग साइड। तस्वीर साफ जाहिर है, कौन सा मुल्क कह रहा है मैं रूस के साथ हूं, और कौन सा मुल्क ये कह रहा है कि मैं यूक्रेन के साथ नहीं। तो ये जो है लॉन्ग टर्म जो जंग है वो बड़ा मेसी प्रोसेस है। मतलब हम खुदा से दुआ करते हैं कि कोई भी मुल्क इस तरह की जो हैवानियत है उससे दो चार ना हो, लेकिन हकीकत की दुनिया है, जंगें होती हैं, लोग जो है लोगों का नुकसान होता है, कोशिशें होती है कम से कम हो, लेकिन स्ट्रेटिजिकली अगर देखा जाए हर मुल्क को कीमत अदा करनी पड़ती है। सवाल यह है कीमत कितनी भारी है और उसके बदले में आपको क्या मिलता है। मेरे नाकस अकल में मुझे रूस हारता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन जीतता हुआ नजर आ रहा है। और रूस के हारने का मतलब ये है कि जो सोवियत यूनियन के इम्प्लोजन के बाद रूस ने शक्ल इख्तियार की थी, मैं समझता हूं कि अब इस जंग के बाद वो मजीद वीक होगा, जिसको आज हम रशियन फेडरेशन समझते हैं। मैं समझता हूँ उसकी ताकत में, उसकी मजमूई ताकत में और भी कमी वाक़या होगी। और इससे मैं समझता हूँ कि जो ना सिर्फ सदर पुतिन की कुर्सी, बल्कि पूरा क्रेमलिन का निज़ाम जो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, कुछ सालों में ये जब भी होगा, हम इसमें जो है जो मौजूदा हकीकत है वो पायदार नहीं है रूस के अंदर। वहां पे भी कुछ ना कुछ तब्दीली रूनमा होगी जब कमजोरी सेट इन होती है। कामरान साहब, आखिर में मैं दो बातों को एक ही लड़ी में परोना चाहूँगा। आपने कहा कि रूस का नेट लॉस ही लॉस नज़र आता है और यूक्रेन का फ़ायदा नज़र आता है, और पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। हमने पीछे भी बात की थी गुज़िश्ता दो शोज़ में भी कि हमारे ईस्ट में, यानी मिडल ईस्ट हो, इंडिया हो, चाइना हो, वहाँ पे ये तासर पाया जाता है कि ये जो यूक्रेन के साथ पूरा वेस्ट एकदम से खड़ा हो गया है, ये अपने कल्चरल बॉन्डेज की वजह से खड़ा हो गया, वरना वेस्ट इतना ज़्यादा क्विक रिस्पांस मुसीबत ज़दा इलाकों को नहीं दिया करता। ये सवाल आज भी पूछना है हमें, चूँकि ये बहस आज भी चल रही है। इसके साथ साथ आखिर में ये बात बताइए कि ये जो एग्ज़िट है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो बहरहाल अब निकलना चाहते हैं इस जंग से। जी, तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो पहले दूसरे सवाल पे आता हूं और इख्तिताम पहले सवाल पे करूंगा। देखिए, सदर पुतिन ये होगा कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये बड़ा ऑर्गेनिक होता है। देखिए, जो हालात मैं और आप बात कर रहे हैं, और सिर्फ मैं और आप नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है बैठ बैठ के मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर, फिर रूस का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रूस का नुकसान भी हो रहा है और सदर पुतिन की कुर्सी मजबूत है? ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके बाद जो है प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर बिल्ड होता है वो हल्के, जो इलीट हल्के हैं, चाहे मुसल्लह अफवाज से उनका ताल्लुक है, चाहे उनका जो है जो रूस का वो वास्ट इंटेलिजेंस का निज़ाम है उस उनसे ताल्लुक है, चाहे वो ओलिगार्क्स हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो लोग बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये तो लेने के देने पड़ गए, और एतबार और ट्रस्ट कम हो जाता है कि
अब तक तो यार 22 साल से तो ये बंदा हमें मतलब तरक्की दिलवा रहा था, हम बढ़ते चले जा रहे थे। तो उसी शख्स ने जो है फिर ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन कर दिए। क्या हम इस पे एतबार कर सकते हैं? क्या ये इस काबिल है कि हम इस मुल्क को लीड कर सके? क्या हमें इसको हटाने की जरूरत है? और अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? क्योंकि ये कोई जमहूरी निज़ाम तो नहीं है ना कि हाँ भाई ठीक है इलेक्शन होते हैं वहां पे, मतलब उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबको पता है कि वो एक फेक है। असल में जो कुव्वत है, जो हुकूमत है, वो सदर पुतिन के पास उनकी वो किसी वोट के बलबूते पे तो नहीं आते ना, वो उनका मतलब ताकत का सब चश्मा तो नहीं है। उनका ताकत का सब चश्मा उनका कोअर्सिव apparatus है। तो कोअर्सिव apparatus ही अगर ये सोचना शुरू कर दे यार ये तो मतलब नुकसान हो गया और हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर ये कि कब तक ये रहेगा? चलो अगर हम इसको अभी नहीं निकालते तो ये जब तक निकलता नहीं है मजीद हमारा कितना नुकसान करेगा। और किसी ना किसी दिन तो जाना है, तो शायद ये उसका दिन आ गया है। तो ये प्रेशर बिल्ड होता है, और फिर जब माली नुकसान होता है ना, माली नुकसान इलीट का होता है, माली नुकसान लोगों का होता है, तो वो इकदामात जो पहले हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, हम क्या रूसी इलीट नहीं कर सकती थी, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं। हम मैं फिर से अपने न्यू लाइन्स मैगजीन की तरफ इशारा करूंगा कि आपके सुनने और देखने वालों के लिए एक वहां पे ऐसे है जो निकोलाई पाट्रुशेव हैं, जो अपना सदर पुतिन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है और उनके देरीना साथी हैं। तो उस वो पढ़िए जाके और देखिए कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, कि किस तरीके से वो जो है एक दूसरे का साथ देते हैं, क्या जो है वो अपना उनका मैकेनिज्म तरीका कार क्या है। तो उसकी डिटेल में जाए बगैर मैं ये कहना चाहूंगा कि एट सम पॉइंट इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि जो है सदर पुतिन को तब्दील करना होगा या कॉम्प्रोमाइज करना होगा उनको। अगर वो रहना चाहते हैं तो उनको, क्योंकि ये होता यही है ना कि आमराना निज़ाम में होता ये है कि अच्छा यार इसने नुकसान कर दिया तो इसको हटा दो। अब अगर हटा नहीं सकते तो इतना प्रेशर डालो कि ये कहे कि अच्छा यार मैं कुछ पावर शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो अचानक नहीं हट सकता, तो बतदरीज पावर शेयर होते 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 वो डाइल्यूट हो जाता है उसका पावर। उस प्रोसेस की जानिब मैं समझता हूं उसके बारे में अब हमें शायद गुफ्तगू करने की जरूरत है, क्योंकि वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। क्योंकि इससे मतलब क्या, अगर आपने मतलब जो है यूक्रेन के कुछ इलाके हासिल कर भी लिए तो आप उसको क्या आवाम को क्या बताएंगे कि मतलब, लेकिन माली नुकसान देखो कितना हो गया। मेरी आम आदमी और एलीट की डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ा है? वो इलाके क्या दे रहे हैं? वो हमारा एक तरफ सैंक्शन लगे हुए, एक तरफ हमारे पास इलाके हैं। ईरानी अवाम भी यही प्रेशर डाल रही है ईरान की रियासत के ऊपर। ठीक है, आपने सीरिया पे जो है ना दंदनाते फिर रहे हैं, यमन में भी दंदनाते फिर रहे हैं, लबनान में भी कर रहे हैं, इराक में भी कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी आपका जो है ना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। हम तो भूखे मर रहे हैं। हाल ये क्या है? तो किसी ना किसी तरीके से अवाम को सेटिस्फाई करने की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूँ वो प्रोसेस जो है वो शुरू अगर हुआ नहीं तो हो जाएगा, और उसको हमें समझने की जरूरत है। आप आते हैं आपके पहले सवाल की जानिब, और मुख्तसरन क्योंकि वक्त जो है ख़त्म हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखें ताहिर साहब, जोग्राफिया जो है वो मैटर करता है, ज्योग्राफी मैटर्स, और जियोग्राफी कल्चर डिसाइड करता है। ठीक है, इस बात में कोई हकीकत नहीं, कोई मतलब गलत बात नहीं है। इस पे हम वैल्यू जजमेंट लगाएं, अच्छा यार वो चूंकि वो मतलब वाइट नहीं है, ब्लू आइड नहीं है, ब्लॉन्ड नहीं है, फलाने, तो उनकी अमेरिका को परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की परवाह है क्योंकि ये इन जैसे हैं जो है मतलब इनके जो है वो एथनिकली वाइट हैं और उनकी तरह हैं, और वो यूरोपियन निजात के हैं, तो इस वजह से इनसे इनकी हमदर्दी है। रियलिटी ये बहुत सुपरफिशियल व्यू है। अगर हम मगरिब यानी यूरोप का बॉर्डर किसी और एथनिक ग्रुप के साथ लगता है, ठीक है, और उसके दूसरी जानिब अगर ये ईस्टर्न यूरोप कहलाता है ना, यूक्रेनियन को ईस्टर्न यूरोप में शामिल कर लें, तो अगर ये लोग सियाफाम भी होते
मैं नहीं समझ सकता कि कोई दूसरा रवैया होता। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लगता है। अगर इन पे कब्जा हो जाएगा रूस का, अगर रूस यहाँ पे गंद कर रहा है, अपनी अफरा तफरी फैला रहा है, तो कितनी देर लगेगी पोलैंड पहुंचने में, कितनी देर लगेगी जर्मनी पे असरात पहुंचने में, और फिर चलते चलते फ्रांस, इटली, यूके वगैरह सब कुछ। और ये तो मतलब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक जो है एलाय है। क्या अमेरिका इंतजार करेगा कि अमेरिका तक पहुंचेंगे तब जाके हम करेंगे? क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 में हमने? वर्ल्ड वॉर 2 में वो लोग जो व्हाइट सुप्रेमेसी को मतलब मानते थे, नाटसीज, अमेरिका ने और यूरोप ने उनके खिलाफ जंग की थी। क्या वो कम गोरे थे? क्या वो ब्लॉन्ड नहीं थे, ब्लू आइड नहीं थे? थे, लेकिन वो खतरा थे, उस कल्चर के लिए खतरा थे जो जिसका हम, जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन है। तो ये चीज, ये बहुत आसान होता है कहना। आप मुझे बताएं, कल नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया है, फेल हो गया वो। फर्ज करें कि वो कामयाब हो जाता और साउथ कोरिया पे गिर जाता, वो तो नहीं है वाइट। आप क्या समझते हैं अमेरिका चुप रहता? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो नहीं जानता कि, मैं समझ सकता कि जो है अमेरिका चुप रहेगा। चीन अगर दंदनाएगा, कुछ करेगा, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इस इलाके में कोई गड़बड़ करेगा, कि अमेरिका चुप रहेगा? नहीं। जुग्राफिया मैटर्स, मफादात मैटर। ये हम चीजों को कि जी वो देखें, वो जो है वो हम मुसलमान हैं तो हमारा, बॉस्नियन भी मुसलमान थे ना, तो किया ना उनको, उनको डिफेंड किया। कोसोवार मुसलमान थे, उनको किया ना। कुवैती मुसलमान थे, कितनी बड़ी जंग की थी। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये, मफादात होते हैं, मफादात जुग्राफिये और वसाइल उनसे बनते हैं। आपके क्या ताल्लुकात? ये सिर्फ ये कहना कि जी चूंकि उनका रंग साफ है और जो है अफगानी जो है वो मुसलमान हैं, तो अफगानियों को तो तालिबान के हवाले कर दिया, लेकिन यूक्रेन के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। ये जो है बहुत ही सुपरफिशियल तरीका है सोचने का। ठीक है? जुग्राफिया मैटर करता है। कर मुझे बताए ना कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो उनको उइगर का क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं है? उइगर्स के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? मुसलमान है, लैंग्वेज भी मिलती जुलती है, उनकी स्क्रिप्ट उर्दू स्क्रिप्ट, फारसी स्क्रिप्ट है, ठीक है, बॉर्डर भी लगता है, कुछ नहीं करता। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान की लीडरशिप कहती है, और इसमें उनको बिल्कुल कोई वो मुजायका नजर नहीं आता। वो पोकर फेस के साथ कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, हम गए थे, हमने कुछ नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? चीन से मफादात है ना। तो जो लोग ये गुफ्तगू करते हैं उनको अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। जब मगरिब को अगर आप हिपोक्रेसी की जो है वो करते हैं, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में हिपोक्रेसी नाम की चीज नहीं होती, इसमें होता है कि मफादात क्या है, और ये एक ह्यूमन कंडीशन है, ये कोई मर्जी से नहीं करता। भाई अगर आपको खतरा है, आप एक घर में रहते हैं, ताहिर साहब आप एक जगह जहां रहते हैं बर्लिंगटन में, अगर नेक्स्ट डोर जो है ड्रग डीलर्स आ जाएं, आप क्या करें? आप कुछ करेंगे ना फिर उसके बाद। तो रियासतें तो इससे ज्यादा जो है वल्नरेबल होती हैं, घरानों से और ग्रुप से और फर्द वाहिद से। तो मैं तो नहीं समझता कि जो है ये जो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो किसी तरह से भी कोई उसका कोई फायदा है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही। आपने आज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी में बहुत सारी बातें सुनी। साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर भी उन्होंने खुल के अपना तबसरा पेश किया। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन का तनाज़ा इस हफ्ते जो सूरत अख्तियार कर चुका है और जो इम्कानात दुनिया को नज़र आ रहे हैं तनाज़ा से निकलने के हवाले से, इस पे भी आपने कामरान बुखारी साहब की बातचीत सुनी। आप हमारा टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन, पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिला तकल्लुफ़ में मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.